जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का 7th मॉडल सेट, 7वां मॉडल सेट। इससे पहले 6 मॉडल सेट आपका हो गया है और 4 रीजनिंग का ये भी हो गया है। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इन सब वीडियो को भी देखिए, पूरा का पूरा बहुत ही यूज़फुल है। आज 7 मॉडल सेट हो जाएगा, मतलब 7 दूना 14, 140 सवाल तो पूरा आपका मैथ का प्रैक्टिस करवा दिए अभी। इससे पहले आपका 30 प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। उससे पहले भी हम आपको बहुत कुछ दिए हैं, तो बहुत सारा चीज़ है जिसकी आवश्यकता हो आप उसको देखिए। लेकिन ये जो मॉडल सेट का सीरीज चल रहा है ना, इसको ज़रूर फॉलो करना। और जितना लोग जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं ना, उन लोग आप लोग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्लैरिटी आपके सामने आएगा। कौन सा सवाल को कैसे लगाना है, कितना टाइम देना है सवालों पे, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और भी नया कंसेप्ट, नया सवाल, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 6 मॉडल सेट मैथ का हो चुका है, 7वां अभी हम लोग देखेंगे। और 4 मॉडल सेट रीजनिंग का, आप उसको देखिए। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, टेलीग्राम में भी शेयर किया गया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर से शेयर कर दिया जाएगा, एक बार आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीका की कोर्स की आवश्यकता है, जैसे कि मैथ्स 299 का है, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस कंप्लीट हो गया है, आप जाके पूरा देख सकते हैं। इसको देखने का तरीका हम आपको बताते हैं कि भाई देखो, अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है, स्मार्ट स्टडी पे आपको करना होगा। तो आप कहेंगे सर पूरा मैथ पढ़ने का टाइम नहीं। जी बिल्कुल टाइम है, अपना स्पीड बढ़ा के देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, 2 बार 3 बार सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जनरल साइंस 499 का है, कंप्लीट अभिषेक सर करवा रहे हैं। ठीक है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टारगेटेड रीजनिंग 199 का है, आप इसको भी एक्सप्लोर करवा सकते हैं। 4 चैप्टर हो गया है, 5वां चैप्टर में हम लोग हाथ लगाएंगे। थोड़ा सा ये जो फुल लेंथ टेस्ट है ना, जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 1 अगस्त से, तो भैया इसमें थोड़ा सा हमको टाइम देना पड़ रहा है। अभिषेक सर और हम मिल के ये फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए बना रहे हैं। बहुत ही गजब का, कमाल का सेट है, आप कहीं भी लगाते होंगे और आप इसको लगा के देखिएगा, आपको सुकून लगेगा। देखिए, ग्रेजुएट लेवल का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन भी आपको उसी लेवल का लगाना पड़ेगा, तैयारी उससे ऊपर लेवल का करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे वन लाइनर सवाल लगा के दिक्कत है। कंसेप्ट आपके अंदर कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट को आप लोग ज़रूर से अटेंड करिएगा। पहला टेस्ट 1 अगस्त को लाइव हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सारा का सारा टेस्ट आपको दे दिया जाएगा। भाई क्या है ना कि टेस्ट अगर बनाना हो तरीके का, तो इसमें वक्त लगता है, कंटेंट का सिलेक्शन करना पड़ता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सवाल पे टाइम देना पड़ता है, एक सवाल को देखना होता है कि भाई ये सवाल एग्ज़ाम के हिसाब से है कि नहीं है। हर कुछ देखना पड़ता है, एग्ज़ाम के ट्रेंड को देखना पड़ता है कि भाई ये अगर अगला बार एग्ज़ाम लेगा तो किस तरीके का ट्रेंड हो सकता है एक्सपेक्टेड। तो बहुत ही अच्छा लेवल का ये पेपर 3rd का आपका 20 टेस्ट आपको मिलेगा, प्लस 5 जीके जीएस का एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। मतलब टोटल 25 सेट मिलेगा, 20 फुल लेंथ और 5 जीके जीएस का मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका प्राइस आपको मालूम चल जाएगा। 1 अगस्त को ये लॉन्च हो जाएगा। इसका घोषणा जो है आपको 31 तारीख को आज ही अभिषेक सर कभी ना कभी आपको बता देंगे। ठीक है, और किसी भी तरीका का समस्या का सामना आप कर रहे हैं तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब कुछ आपके सामने है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, सबका लिंक दिया हुआ है। किसी भी तरीका का असुविधा हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। बाज़ार में जितना किताब घूम रहा है सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब में कंटेंट लगभग सेम है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो एकदम बुक का सिलेक्शन बहुत ध्यान से, और एक बार आप बुक सिलेक्ट कर लिए कि मान लीजिए कि झारखंड सचिवालय के लिए हमको टोटल 7 या 8 बुक पढ़ना है, तो बस एकदम शुरू हो जाइए और एक एक करके सबको कम से कम 5-5 बार रपेट जाइए, मज़ा आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए कुछ अच्छा लेवल का सवाल लगाते हैं। सवाल लगा के आपको मज़ा आएगा, शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो देखना है। एक व्यक्ति वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, जितना भी लोग
अभी देखेंगे और जितने भी लोग बाद में देखेंगे शेयर ज़रूर मारिएगा। और सवाल आएगा, अब वीडियो को पॉज मार के पहले सवाल लगाइएगा और 20 में 20 सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है। बात समझ रहे हैं? 20 में से 20 सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है। देखिए कि आपका कितना सवाल होता है। आंसर तो आपको तुरंत यहीं पे मिल जाएगा। जो आपका आंसर आता है ईमानदारी से आप कमेंट करिए, क्योंकि इसी ईमानदारी से आपका सुधार हो सकता है। दूसरा कोई अगर दूसरा वाला कमेंट मारा तो हम भी मार दिए वही देख के, ऐसा नहीं। आपका आंसर क्या आता है वही आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर आपको कमेंट करना है। बात समझ में है? तो एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, ठीक। पहला सवाल कहता है कि यदि 3√5 - 5 अपॉन 3√5 + 5 बराबर a + b इंटू √5 है, a + b √5 हो तो b का मान ज्ञात करिए। अब देखिए, ऐसा नहीं कि अकबका के एकदम सवाल से भिड़ जाइए। पहले सोचिए कि b का वैल्यू कैसे आएगा, b का वैल्यू कैसे आएगा। तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि इधर जो इक्वेशन दिया हुआ है 3√5 - 5 अपॉन 3√5 + 5, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना होगा, a + b √5 के फॉर्म में लाना होगा, तभी हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जब ये चीज़ समझ में आ गया तो अब आपको देखना है कि ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कैसे आएगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज करना पड़ेगा तो भैया किससे रेशनलाइज करना पड़ेगा? तो भैया 3√5 - 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये चीज़ भी आप समझ गए। तो नीचे हमेशा क्या बनता है? नीचे बनेगा 3√5 + 5 इंटू 3√5 - 5 और ऊपर भी 3√5 - 5 इंटू 3√5 - 5। इसका मतलब ये है कि ऊपर बनेगा 3√5 - 5 का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 3√5 + 5 इंटू 3√5 - 5, मतलब a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b² होता है। तो सबसे पहले इसी को तोड़ लीजिए। तो भैया a² - b², तो a² मतलब 3√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 5 = 45 और 5 का स्क्वायर 25। तो 45 में 25 गया तो कितना बचा? क्या लिखेंगे सर? 20 लिखेंगे सीधा। समझिए बात को। ऑफिसर बनने चले हैं तो थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। 3√5 - 5 का होल स्क्वायर, तो a² - b² प्लस a² + b² - 2ab, तो a² मतलब 3√5 का स्क्वायर 45, b² मतलब 5 का स्क्वायर 25, 45 और 25 70, -2ab तो 2ab मतलब 2 × 3 × 5, तो 2ab मतलब 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30√5। यही ना आएगा, इतना ही सा चीज़ आएगा ना, इतना ही सा बात होगा। अब देखिए इस फॉर्म में हमको लाना है, a + b √5 के फॉर्म में लाना है। देखिए कैसे लाएंगे। तो भाई मेरे 70 - 30√5 से क्या कॉमन ले सकते हैं? बोले सर 10 कॉमन ले सकते हैं। 10 कॉमन ले सकते हैं मतलब ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। जब इससे 10 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 7 - 3√5 और बाहर क्या आएगा? 10 और 10 दूना 20, नीचे क्या बचेगा? 2 बचेगा। मतलब इसको हम एक स्टेप और लिख देते हैं, चाहे तो यहीं से आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए एक स्टेप लिख देते हैं। मतलब ये हो जाएगा 7 - 3√5/2। क्या इस फॉर्म में है? बोले सर नहीं है। मतलब एलसीएम को अलग करना पड़ेगा। तो एलसीएम को अलग करने का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि 7/2 - 3√5/2 बराबर क्या है? a + b √5। क्या इस फॉर्म में है? बोले सर नहीं है। यहाँ तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो भाई यहाँ पे प्लस लगा के माइनस को ब्रैकेट के अंदर रख दे। बोले सर बिल्कुल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमसे पूछा है क्या? b का वैल्यू। सर b का वैल्यू क्या है? √5 के जगह पे है, b के जगह पे क्या है? -3/2, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3/2। किधर है? -3/2, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान सवाल था।
ऐसा नहीं कि अकबका के भिड़ जाइए, तरीका से क्वेश्चन से लड़िए। देखो भाई एक बात मेरा ध्यान रखना कि प्रैक्टिस तो करवा रहा है बहुत लोग, जिसको जहाँ से मन हो रहा है वहाँ से उठा के सवाल डालते रहे, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मैथ समझ में आता है बढ़िया से तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस करने का, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपको 2 घंटा 4 घंटा यूट्यूब पे टाइम देने का, मेरा बात को ध्यान में रखना एकदम, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल कितना आसान सवाल है, आपको लगेगा कि ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है ही नहीं। ऐसा नहीं कि सिंप्लीफिकेशन से ये नहीं बनेगा, है बिल्कुल बनेगा सवाल। आप 15 का क्यूब, 20 का क्यूब, 25 का क्यूब सबको जोड़िए और 22,500 से उसको घटाइए और फिर 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर सबको जोड़िए, फिर उसमें -300, -500 और -375 जोड़ के घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा। लेकिन क्या सवाल इसीलिए दिया गया है? नहीं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एक फॉर्मूला। देखो भाई फॉर्मूला वो क्या है, क्या आपको ये चीज़ मालूम है? ध्यान से देखना। सबसे पहले ना भाई क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखो, आसान नहीं होता है, ऑब्जर्व करना सीखो। एक बार में नहीं होगा, लेकिन 5वां बार, 6ठा बार, 7वां बार, 8वां बार, 10वां बार में ज़रूर वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगा। मेहनत से बढ़ के कोई चीज़ है जी? कुछ नहीं है, कोई नहीं है मेहनत के सामने। कोई कुछ बोल दे, कोई आज एकदम बहुत टॉप लेवल पे है, मेहनत से गया है, आप मेहनत करिएगा आप उससे भी टॉप लेवल पे जाइएगा। मेहनत का कोई विकल्प भी नहीं है, और एक बार मेहनत कर लिए तो फिर आगे बढ़ जाइएगा, ध्यान रखिएगा बात हमेशा। अब जैसे ही हम देखें कि 15 का क्यूब, 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब माइनस 22,500, तो हम थोड़ा सा ऑब्जर्व किए कि ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, तो क्या ये 3abc है? तो देख लेते हैं 3abc। तो पहले abc को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 गुना 20 गुना 25, तो 15 दूना 30 और 25 तिया 75, 750 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 तिया 7 तिया 21 और 5 तिया 15, 225 पे 2 0 सही है। अब आपको फॉर्मूला बताते हैं, अलजेब्रा में बताए हैं। क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी, सब माइनस में होता है, माइनस बी सी माइनस सी ए, और इंटू में होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ होता है, ठीक है। इसी पे ये क्वेश्चन सेट है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब इसके जगह पे हम इसको लिखेंगे, और जब इसको लिखेंगे ना भाई तो नीचे देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। तो ये वाला चीज़ तो ऊपर से इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी, यही चीज़ बचेगा। अब जो समझता है इस चीज़ को, समझता है ना, वो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देगा। मतलब 15 और 20 35 35 और 25 60, ऐसे आंसर कर देगा। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। क्या इसी फॉर्म में सवाल नहीं? सर बिल्कुल है। हम आपको क्या बोले कि सर ऑब्जर्व करिए, आप ऑब्जर्व करना सीखो बाबू, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 देखिए, खुद से लगाइए, आंसर कमेंट में करिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। पहले आप अपना आंसर ले आइए, उसके बाद देखिए, और जो आंसर आता है आप उसी को कमेंट में डालिए, ठीक है। कहता है कि यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग √14 प्लस 8√3 है तो इन 2 पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसका हम आपको बेसिक बताएंगे। बेसिक्स एक बार समझ लीजिएगा ना, तो ट्रिकी अप्रोच तो आप खुद निकाल दीजिएगा, किसी का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। आप ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, बेसिक समझ जरूरी है, ठीक है। तो भाई 2
पूर्णांक है और उनका वर्गमूल का योग जो है √14 + 8√3 है, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए इसका हम बेसिक बताते हैं आपको। तो भाई मान लेते हैं कि दो इंटीजर मेरा x और y है, तो इनका वर्गमूल का जोड़, x का वर्गमूल कितना सर √x, y का वर्गमूल कितना √y, बराबर क्या आया है सर, बराबर आया है √14 + 8√3, यही दिया हुआ है सवाल। अब हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तभी तो हम x² + y² निकाल के आंसर देंगे। तो भैया कैसे मिलेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ना भाई, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और इधर आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 14 + 8√3 आएगा। तो x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x a² + b² + 2ab। तो भैया a² मतलब √x का स्क्वायर x प्लस y √y² मतलब y प्लस 2√xy होगा, यही चीज़ है। तो भाई मेरे बराबर कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर ये बराबर दिया है 14 + 8√3। समझिएगा बात को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब दोनों टर्म को कंपेयर करो। क्या ये x + y = 14 है, बोले सर बिल्कुल है। क्या ये 2√xy बराबर 8√3 है, बोले सर बिल्कुल सही है। मतलब हम x + y का वैल्यू क्या निकाले यहाँ से 14, और 2 × √xy का वैल्यू 8√3 है। तो भाई इसको 2 से तो 8 को काट देंगे, तो √xy बराबर हो जाएगा 4√3, यही होगा, बोले सर यही होगा, यही होगा ना भाई। अब आप यहाँ से xy का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है अभी बताते हैं। हम आपको क्या बोले, बेसिक बताएंगे, इसका बेसिक जानिए आप, ठीक है। तो √xy का वैल्यू क्या है 4√3, ये चीज़ आ गया। हमसे पूछा क्या है, पूछा है इन दो पूर्णांकों के वर्गों का योग, मतलब x² + y²। तो x² + y² कैसे निकलेगा, तो भैया x + y का वैल्यू दिया हुआ है 14, तो इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो x² + y² + 2ab 2xy वहीं से आएगा। तो x² + y², देखो x² + y² प्लस, अब देखो 2ab, ठीक है, 2ab मतलब ये 2xy बराबर कितना होगा सर, 14 का स्क्वायर 196। अब देखो यहाँ पे हमें xy का वैल्यू चाहिए ना, xy का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे √xy का वैल्यू मेरे पास है, ये भाई रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4√3 का होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 16 × 48, xy का वैल्यू कितना है 48, और 48 को यहाँ रखेंगे तो 48 दूना 96 हो जाएगा, और ये 96 को इधर ले जाएंगे तो 196 में 96 घटेगा, तो x² + y² का वैल्यू 100 नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 100 किधर है, ये है 100, ठीक है। तो देखिए अब आप समझ लीजिए x² + y² और यहाँ पर 2xy मतलब 48 दूना 96 हुआ, xy यहाँ से हम xy बराबर क्या निकाल लिए, 48 निकाल लिए, ठीक है। तो 196 में हम 48 96 घटा दिए, तो भैया x² + y² का वैल्यू क्या 100 निकला। ये बेसिक था। देखिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। इसका राइट अप्रोच एग्जाम बोला ना, आप एक बार कमेंट में करिए। बेसिक तो आपको हम बता दिए, इसका अप्रोच एग्जाम बोला क्या होगा, आपसे हम चाहते हैं कि आप कमेंट में डालिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये वो सब सवाल है जिनके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, एसएससी का, रेलवे का, नंबर सिस्टम से ये सब सवाल डाला है, और इन सब सवालों में बहुत लोगों का गलती होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल कौन सा ऑप्शन है। अब रेकरिंग डेसिमल तो आपको बताएं हम भैया, ऐसा डेसिमल जो रिपीट होते जाए,
जैसे कि 0.33333 अनंत तक चले, 0.6666 अनंत तक चले, जैसे कि 0.24242424 अनंत तक चले, उसका एग्जाम्पल कौन सा विकल्प है। तो आपको करना क्या होगा भाई, हर एक विकल्प को भाग दे के देखना होगा, वही ना एक तरीका है भाई। तो हम आपको क्या बोलते हैं बाबू कि टेबल याद करो, बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा वो ऑप्शन है जो रेकरिंग डेसिमल का उदाहरण है। देखो पहला है 24/60, 24/60। अब 24 को देखो और 60 को देखो। 24 में जब 60 से भागा लगाएंगे तो पहले तो पॉइंट आएगा, तुम पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। अगर हम 60 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या 60 का टेबल में 240 नहीं आता है? 6 चौके 24, 240, 60 का टेबल में 240 आता है, मतलब ये तो पूरी काट देगा इसको, पॉइंट में जाके पूरा काट देगा। तो भैया ये तो नहीं होगा। 24/90, 90 के टेबल में 24 जैसा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। 24/120, ए भाई सिंपल सा बात बताओ कि 120 का टेबल में 240 नहीं है। 120 गुना 2, 240, 240 मतलब 24 को 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 24/120 में 24 को जब 120 से भागा देंगे तब भी पूरा कट जाएगा पॉइंट के बाद, मतलब ये भी मेरा रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल नहीं है। 24/30, क्या 30 के टेबल में 240 है? तो आप कहेंगे सर 30 8 240, 30 8 240, मतलब ये भी काट देगा। सर कौन सा ऑप्शन बचा? बी नंबर। समझा देते हैं क्या है रेकरिंग डेसिमल। तो सर 24 को सीधा 90 से भागा देंगे तो जाएगा तो नहीं जाएगा सर, पॉइंट लगा के 0 देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो 3 से कटेगा। हाँ भाई कटेगा, लेकिन हम नहीं काटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर देना है। देखो तो 0 लगा देंगे। अब 90 का टेबल, तो 90 तिहाई 9 तिया 27, 270 नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा, 9 दूना 18, 180, और यहाँ से उतरेगा 0, 14 में 8 गया 6, कितना उतरा? 60। कितना उतरा? 60 उतरा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक 0 और लगाएंगे। अब कितना बार में जाएगा सर? तो 9 छक्के 54, 540, 9 सत्ते 63, 630, 6 बार में जाएगा। 6 बार में जाएगा तो कितना आएगा सर? 540। 0 कितना बचा? फिर 60 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 बार जाएगा, फिर 540, फिर 60 बचेगा, फिर 6 बार में, मतलब ये 0.26666666 चलते रहेगा। तो भाई ये तो 666 तो मेरा रिपीटिंग है, तो इसको शांत कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 0.2 और जो डिजिट रिपीट है उस पे बार। तो यही ना हुआ रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल 24/90। बोले बिल्कुल सही है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए इन तीनों में से ए, सी और डी में से एक ठो समझा दे रहे हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। समझ है तो आसान सवाल, एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है इस सब सवाल का, और बहुत आता भी है। जैसे कि 24 को हम 60 से भागा देंगे। अब कोई ये मत बोलना कमेंट में कि सर हम इसको काट सकते हैं। हाँ भाई काट सकते हैं, क्या दिक्कत है? 12 दूना 24, 12 25 60, हमको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, समझिए बात को, ठीक है। तो पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, और 60 चौके 6 चौके 24, 240, कट गया, पूरा कट गया। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और ये क्या है? रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। ये चलते रहेगा 0.2666 अनंत तक चलते रहेगा। तो यही मेरा रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत अच्छा सवाल है और इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम आपको क्या बोलते हैं कि भाई साहब आप टेबल याद करिए, आप करते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। कहता है कि इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं? मैक्सिमम डिवीजर कौन सा नंबर का है? अब है सर्वाधिक भाजक अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो भैया हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो देखो समझाते हैं, एकदम यहाँ डिटेल में हम समझा दे रहे हैं
क्योंकि हम नंबर सिस्टम ख़त्म करते वक्त बोले थे कि कुछ सवाल है जो आपको मॉडल सेट में मिलेगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखो सर्वाधिक भाजक ज्ञात करने का तरीका क्या है। तो जैसे कि 156 है, तो 156 का अब अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। अब अभाज्य गुणनखंड जो होगा अभाज्य संख्या के रूप में होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसी में होगा। तो 156 को क्या लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ भी टेबल का याद, 156 को हम लिखेंगे 12 गुना 13, 12 गुना 13, 13 हमारा अभाज्य संख्या है लेकिन 12 अभाज्य संख्या नहीं है। 12 को हम क्या लिखेंगे, फिर से 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। भैया 13 का भी पावर 1 है, 3 का भी पावर 1 है। यही 156 का अभाज्य गुणनखंड है। अब इसका भाजक का संख्या निकालना है कि इसको कितना नंबर भागा करेगा। तो देखो 2 के पावर में क्या है 2, 2 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 3 गुना 3 के पावर में कितना है 1, 1 में 1 और जोड़ दो कितना, सबके पावर में 1 जोड़ देना है, ठीक है। 13 के पावर में कितना 1, 1 प्लस 1 और सब गुना में रहेगा। तो 2 और 1 3 गुना 1 प्लस 1 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 2। तो 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 दूना 12, 12 भाजक है 156 का। ऐसे निकालना है भाजक, 12 भाजक है 156 का। तो पूछा है कि सर्वाधिक भाजक किसका है, तो भैया इसी तरीका से तोड़ना होगा सबको, इसी तरीका से तोड़ना। और इसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, एलसीएम। तो भैया एलसीएम से जाएंगे तो लंबा जाएगा, इसीलिए आपको बोलते हैं कि टेबल याद करो, जो कि आप लोग करते नहीं हैं। अब देखिए 240, तो भाई 240 को हम क्या लिखेंगे, 240 को सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 24 गुना 10, 24 गुना 10। मेरे दिमाग में आएगा क्या आएगा कि हम 240 को लिखेंगे 16 तिहाई 48 और 48 के गुना में कितना लगाएं कि 240 आ जाए। 48 चौके नहीं 48 पच्चे 48 पच्चे 8 4 पच्चे 20 और 8 पच्चे 40, हाँ 48 पच्चे, मतलब इसको हम लिखेंगे 16 गुना 3 गुना 5। अब देखो 3 और 5 तो मेरा अभाज्य संख्या है, सेट हो गया। 16 को हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो भैया 2 का पावर में 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 गुना 3 के पावर में 1 है, 1 और जोड़ देंगे 2 हो जाएगा गुना 5 के पावर में 1 है, 1 और जोड़ देंगे 2, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो भैया इसका कितना भाजक है, 20 भाजक है। 240 का कितना भाजक है, 20 भाजक है। 172, 172 को हम कैसे तोड़ दें, 172 156 से कोई रिलेशन 240 से, 220 से नहीं, 172 को हम तोड़ सकते हैं 40 तिया 120, 42 तिया 143 तिया नहीं 4 बार में जाएगा, तो 4 चौक 16 160, 42 चौके 143 चौके 43 चौके 43 गुना 4, देखो 43 गुना 4। तो 4 को हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 43 हमारा क्या है प्राइम नंबर है। करके देख लीजिए, ये चीज़ कैलकुलेशन का है, ठीक है। 43 चौके तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। अब इसका भाजक का संख्या निकालना है, तो भैया 2 का पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 43 का पावर में 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, तो इसका 6 भाजक है, इसका 6 भाजक है। 200 को क्या लिखेंगे 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे मतलब 200 को हम लिखेंगे, समझ लीजिए बढ़िया से, प्रैक्टिस है तो क्या हुआ समझ लीजिए बढ़िया से। 25 अट्ठे 200, तो 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 और 25 को लिखेंगे 5 का पावर 2, तो इसका भाजक है 2 का पावर 3, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 गुना 5 का पावर 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 4 तिहाई 12 भाजक है। अब देख लीजिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजर किसका है। 156 का 12 भाजक है, 200 का 12 भाजक है, 172 का 6 भाजक है और 240 का 20 भाजक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 240। समझ आया बात, इस तरीका से निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7,
पहले वीडियो को पॉज मारिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को कमेंट में दीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि मंजू हिंदी के 80 अंक में से 68, मैथ के 60 में से 46, साइंस के 90 में से 74 तथा इंग्लिश के 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो मंजू कौन से विषय में सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करती है। कौन से विषय पूछ दिया ना भाई, इसका मतलब बोला ना कि आप सबका कैलकुलेशन करिए। सबसे पहले हिंदी 80 में से 60 अंक लाई, कितना परसेंट, तो आप कहेंगे सर 80 में से 68 अंक, 80 में से 68 अंक, तो आप कहेंगे सर हिंदी बराबर हो गया 68 अंक लाई, कितना में 80 में, और प्रतिशत के लिए गुना में 100। इतना तो काम करना होगा, कोई उपाय है नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन आप जितना भरबली कर सकते हैं। तो आपको लिखना क्या था, ये कुछ और नहीं 100/80 है, मतलब 20 चौके 80 और 20 बच्चे 100, 4 से 17 बार में 17 बच्चे 85% लाई है हिंदी में, ठीक। उसके बाद देखिए मैथ में लाई है 60 में से 46, 60 में से 46, तो हम सीधा इसको लिखेंगे 46 गुना 100/60, 100/60 मतलब 20/3, 20/3, ठीक, 20/3, नहीं 20/3 नहीं, 5/3, सॉरी, 20 25 100 5/3 लिखेंगे, ठीक है। अब जी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा ध्यान से देखो, पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 48 होता, अगर ये 48 होता तो 16 बार में कट जाता, और 16 × 5 = 80, मतलब मैथ में 80% से कम नंबर है, हमें ज़्यादा नंबर। तो भैया अभी हिंदी और मैथ में हिंदी ज़्यादा है, ठीक, 80 से कम है, ठीक है। साइंस के 90 में से 74 है। अब देखो साइंस 90 में से 74 है, तो 74 गुना 10/9, बोले सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर ये 72 होता तो 9 8 72, 9 8 72 और 8 गुना 10, 80% से ये ज़्यादा है, 80% से ये ज़्यादा है। अभी भी हिंदी में ज़्यादा नंबर है, ठीक। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको तरीका बता रहे हैं। इंग्लिश के 45 में से 35 अंक, इंग्लिश में देखो 45 में से 35 लाया, तो 35 नंबर लाया, कितना में से 45, मतलब 100/45, ठीक है। तो 5 × 9 = 45, 5 दूना 10, ठीक है। और ये 35 दूना 70, 35 दूना 70, 700/9, तो 9 × 7 = 63। ये तो आपका इन सब से भी कम है। तो भाई सबसे ज़्यादा नंबर किस में, हिंदी में। एकदम ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएं। किसको दिखाएंगे, किसी को नहीं दिखाना है, आपको सही आंसर तक पहुंचना है। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। हम यहाँ देख लिए हिंदी में 85%, मैथ में 80 से कम, साइंस में 80 से ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। 80 से ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं कि 85 से ज़्यादा, 80 81 82 हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे 7 आया, तो भाई यहाँ कितना होगा, यहाँ पे 35 दूना 70, 9 × 7 = 63, 50 7 70, 85 से ये भी नीचे है। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा परसेंट लाई है 85%, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन से तो सवाल आता है। कहता है कि सरल कीजिए, 2 सही 1/6 गुना 1 सही 19/16 प्लस 15/13 गुना 5/7 भागा 25/14 बराबर कितना। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सुन लीजिए। 4 सही 5/6, 4 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 4 सही 2/3। भाई इसका आंसर तो आपको कमेंट में देना पड़ेगा, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, कमेंट में दीजिए, एकदम कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 10 दोनों हमने प्रॉफिट लॉस से सेट किया है। ये वो टाइप के सवाल है
जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करते हैं, और इनका बहुत बेजोड़ तरीका आपको जो है यूट्यूब पर घूमते हुए मिलेगा। आपको ध्यान नहीं देना है। कोई परसेंटेज से तोड़ रहा है तो कोई कैसे तोड़ रहा है, कोई ऊपर नीचे तीर लगा के तोड़ रहा है। भाई याद नहीं रहेगा, एक बात मेरा मानो, याद नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में अलग तरीका का प्रेशर आता है। एग्ज़ाम में जीतोगे तब जब बेसिक पे एकदम मजबूत कमांड रहेगा आपका, ठीक है। समझो, एकदम बताते हैं समझदारी वाला, जिससे आप समझ सकोगे। कहता है कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेच दिया। दोनों साइकिल बेचा, टोटल उसको 20% का लाभ हुआ टोटल पे, ठीक है। यदि उसने प्रत्येक को 3500 रुपया में खरीदा था, मतलब दोनों साइकिल को 3500 में खरीदा था, और एक साइकिल को 5% के लाभ पर बेचा, तो दूसरे साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? सिंपल सा बात है। सीपी दिया हुआ है 3500। तो भैया एक साइकिल को 3500 में खरीदा था, और जिसको 3500 में दोनों को खरीदा था, तो एक साइकिल को पे वो 5% का लाभ लिया। तो एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर एक साइकिल का दाम 3500 रुपया है, तो 2 साइकिल का दाम कितना होगा? कहेंगे सर 35 दूना 70, 7000 रुपया। बट दोनों साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना है सर? 7000 रुपया, ठीक। ये हो गया 7000। अब जब वो दोनों साइकिल बेचा तो 20% का प्रॉफिट लिया। 20% का प्रॉफिट लिया मतलब 7000 का 20%, तो 7000 का 20% कितना? 1400 रुपया। मतलब दोनों साइकिल को वो बेच दिया कितना में? 7000 प्लस 1400, 8400। जो तरीका हम वो तरीका आपको बता रहे हैं ना भाई, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। बात को समझो। तो एक बात बताओ मेरे भाई, एक साइकिल को पे वो 5% का फ़ायदा लिया, मतलब 3500 पे 5% का फ़ायदा लिया, तो 3500 का 5% कितना? तो 3500 का 10% 350, और 350 का आधा 175, मतलब एक साइकिल पे वो 175 रुपया का फ़ायदा लिया पहला साइकिल पे। तो पहला साइकिल को वो कितना में बेचा? बोलेंगे सर साइकिल 1 का सेलिंग प्राइस कितना है? 175 रुपया फ़ायदा लिया, तो 3500 प्लस 175, 3675 रुपया का में वो एक साइकिल बेचा। तो भाई वो दूसरा साइकिल कितना में बेचा होगा? तो भैया इसमें से इसको घटा दीजिए। तो सर दूसरा वाला साइकिल को वो बेचा होगा, एकदम सीधा तरीका बता रहे हैं, टेंशन नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में, ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो भैया 5 और यहाँ 9 में 7 गया 2, यहाँ आपका बचा 13 में 6 गया 7, 4725 रुपया में दूसरा साइकिल को बेचा। देखो एकदम तरीका से बता रहे हैं, 4725 में दूसरा, आप इसको बेसिक भी समझ सकते हो, देखो कितना जल्दी बनता है, कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब 4725 में दूसरा साइकिल बेचा, तो भाई वो दूसरा साइकिल कितना में खरीदा था? तो सर 3500 में। तो 4725 में हम जब 3500 घटा देंगे, ये सब काम आपका भरबली भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको प्रॉफिट मिल जाएगा कितना सर? तो 2, 5 और 1225। तो भाई 1225 हमको फ़ायदा हुआ कितना में? बोले सर 3500 में। तो सर कितना % का फ़ायदा हुआ? 0। ये इसको लिखने की ही आवश्यकता नहीं है भाई, इसको लिखना भी नहीं है। और अगर आप लिख देते हैं ना, तो मेरा बात समझो, इसको काटना भी मत। अब आपको ध्यान देना है ना भाई कि 1225 3500 का कितना % है। तो आपको दिख रहा है कि 10% 350 होता है। 10% कितना होता है सर? 350 होता है। अगर हम इसका 3 गुना कर लें मतलब 30%, तो 30% कितना हो जाएगा? 1050 रुपया। भाई 1050, 30% 1050 मतलब 30% से ज़्यादा। और नज़र ऑप्शन पे, एक ही ऑप्शन है 30% से ज़्यादा, 35%। कुछ नहीं करना है आपको, ऑप्शन भी साथ देगा, ऐसा बात नहीं कि ऑप्शन साथ नहीं देगा, भरपूर साथ देगा, ठीक है। एकदम आसान। इसको हम परसेंटेज वाला मेथड से, मतलब रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि सर आप कहीं नहीं बताते। भाई बेसिक ऐसा चीज़ है ना, मेरा बात मानो, 20 ही सवाल आना है, 50 सवाल नहीं आना है। तो अब अगर आप टेंशन फ्री हो जाते हो मैथ से कि आपको बेसिक आता है, तब आप जीके, जीएस, कंप्यूटर साइंस
और अपना लैंग्वेज पेपर पे पूरा फोकस कर सकते हो। समझ। अब इधर भी ट्रिक याद रखोगे, उधर भी याद करना है, उलझ जाओगे, ये कहना है मेरा। हाँ, अगर 50 सवाल आता तरीका से आपको बताते, बेसिक प्लस टेक्निक, देखिए मज़ा आ जाता, और आपको बताए भी हैं कोर्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये वो बहुत बार रिपीट किया है कि भाई छोटा सवाल होता है लेकिन दर्द दे देगा आपको कभी कभी। कहता है कि एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपया में 15 नींबू बेचता है, उसने 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा था। बहुत दुख देगा ये। 60% लाभ पर 3 रुपया में 15 नींबू बेचा। भाई 3 रुपया का 15 नींबू बेचा, इसका मतलब आप ये समझ गए कि 1 रुपया में वो 5 पीस बेचा। बोले सर बिल्कुल सही। अगर 1 रुपया में 5 पीस बेचा तो भैया 1 पीस का दाम कितना, कहेंगे सर 1/5 रुपया। 1 पीस का दाम 1/5 रुपया, 1 पीस का दाम। एकदम सीधा सा बात बता रहे हैं। अब 1 पीस का दाम हम निकाल लिए और हम कितना का लाभ ले रहे थे, कितना का लाभ ले रहे थे, तो सर 60%। 60% का लाभ ले रहे थे, मतलब जो 1/5 है वो 160% है। 1/5 160% है, तो 100% कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100/160 से। सर 0 से 0, 5 दूना 10, 2 8 16, 1/8 रुपया। 1/8 का मतलब क्या है कि हम सर 1 रुपया में 8 नींबू खरीदे थे। खत्म हो गया। किधर है, जरा सा भी लोड नहीं देना है दिमाग पे, मेरा बात मानिए आप, जरा सा लोड नहीं देना। बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग। एक बार लॉजिक को धर लिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कहता है कि यदि ₹750 की राशि 5 वर्षों में 1000 हो जाती है तो दुगुने ब्याज दर पर 10 वर्षों में यही राशि कितनी हो जाएगी। तो इस सवाल को जैसे ही आप देखेंगे ना तो आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली रेट कहीं दिख नहीं रहा है। प्रिंसिपल दिख रहा है, अमाउंट दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो भैया नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये थोड़े कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तब होगा ऐसा आंसर। तो ऐसा नहीं कि देखते ही ठोक दीजिए सर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। सिंपल तरीका बताते हैं आपको। तो 750 रुपया हो गया 1000 रुपया 5 साल में। हम किसी को 750 उधार दिए, वो 5 साल के लास्ट में हमको 1000 दिया। 750 दिए, 1000 दिया, कितना ब्याज दिया, 250 रुपया। 250 रुपया ब्याज दिया कितना साल में, बोले सर 5 साल में। अगर 5 साल में 250 रुपया ब्याज दिया तो भैया सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलता है। अगर 250 रुपया 5 साल में दिया तो क्या हर साल आपको 50 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, 50 रुपया ब्याज नहीं दिया। ठीक है सर, 50 रुपया ब्याज दिया हर साल 50 रुपया ब्याज दिया, ठीक है, हर साल। रेट निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये चीज़ मालूम है। अगर हम रेट को डबल कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा। अगर हम टाइम को डबल कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा। अगर हम प्रिंसिपल को डबल कर देंगे तो भी सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। हम ये चीज़ आपको बताए हैं कि ब्याज की हम आपको ये चीज़ बताए हैं कि साधारण ब्याज से मूलधन, समय और दर का सीधा संबंध है, ठीक, ये चीज़ हम आपको बताए हैं। अब जब आप ये चीज़ समझ गए, अब हमको पहले मिल रहा था 50 रुपया हर साल, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर दिए डबल, तो भैया अब हमको 50 के जगह कितना मिलेगा, 50 के जगह अब हमको हर साल 100 रुपया मिलेगा। अगर हर साल 100 रुपया मिलेगा तो 10 साल में कितना रुपया हो जाएगा, तो सर 10 साल में 100 गुना 10 1000 रुपया हो जाएगा। तो 10 साल में 1000 रुपया मेरा हो गया ब्याज, और 750 रुपया जो हम उधार दिए थे 100, तो 1000 और 750 कितना, 1750 रुपया हमको लौट आएगा। मेरा बात को समझे, एकदम लॉजिक बात आपको बताते हैं, एकदम कंसेप्चुअल बात आपको बता रहे हैं, आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। तो पहली 10 विषम संख्या
किसके बीच होगा? 1 से लेके 20 के बीच। 1 से 20 तक के गिनती में 10 विषम संख्या, 10 सम संख्या, तो इसको जोड़ के भागा देने का आवश्यकता नहीं है। देखिए करना क्या होगा, सीधा समझिए। तो 1 होगा, 3 होगा, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, यही पहला 10 विषम प्राकृतिक संख्या है। बोले सर बिल्कुल। अब आपको मालूम है कि एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, तो संख्या जब 10 है तो भैया 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, इन दोनों के बीच में कौन है? 9 और 10। तो जो औसत होगा वो हमेशा बीच वाला होता है। तो 9 और 11 है बीच में, तो जो एवरेज होगा वो हमेशा बीच वाला होता है। तो 9 और 11 के बीच में कौन है? 10। सीधा हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझे, अगर आप ये समझ गए तो एक चीज़ और समझ लीजिए। अगर इनका गैप कितना है? 2-2 का गैप है, लगातार संख्या है, तो एवरेज आप या तो पहला और आखिरी को जोड़ के 2 से भागा दे दो, 1 और 19 20, 20 को 2 से भागा दो 10, या सेकेंड और सेकेंड लास्ट को जोड़ दो, 17 और 3 20, 20 को 2 से भागा दो 20, या तो मिडिल वाला को 2 जोड़ दो, 11 और 9 20, 20 को 2 से भागा दो 10, या मिडिल वाला नंबर आप खुद ढूंढ लो, 9 और 11 के बीच में 10। बहुत तरीका है निकालने का, लेकिन जोड़ के फिर 10 से भागा देने वाला काम मत करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एकदम आसान सवाल है, मुश्किल दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहता है कि एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 48 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को 150 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने का खर्च क्या होगा। क्यों लिए हम इस सवाल को? बड़ा डाटा दिया है, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा और यहीं पे आप समय लगाएंगे। तो अगर एक ये शंकु है, ये कोन है, ये इसका शेप कैसा है? कोन के शेप का है। तो भाई इसका आधार का जो क्षेत्रफल है वो 616 मीटर स्क्वायर है। आधार कैसा है? सर्कल के जैसा, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा भाई? आर का वैल्यू आएगा। तो एक बार काटिए, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 11 छके 66 56, और यहाँ से 2 से काट देंगे तो 28, मतलब 7 दूना 14। रेडियस कितना निकल के आएगा? 14 मीटर। अब शंकु है, कैसा शंकु कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और इसका लेटरल सरफेस एरिया को प्लास्टर करना है। ये वाला गोल वाला भाग नीचे का बेस छोड़ के, ठीक है। बर्थडे टोपी देखे हैं तो ऊपर वाला भाग को कलर करना है, ठीक है। तो भैया लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई आर एल क्या होता है सर? पाई आर एल होता है, यही ना होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब एल क्या है? तो ये तो हमारा रेडियस है, ये हमारा हाइट है। रेडियस है 14 और हाइट दिया है 48। कितना दिया है हाइट? 48। तो भैया ये लेटरल, ये इसका तिरछी ऊंचाई कितना होगा? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या आपको ट्रिगो में जो बताए हैं पाइथागोरस थ्योरम का जो सेट दिए हैं वो याद है? नहीं याद है। क्या ये 48 है, ये 14 है, ये 48 है, तो ये 50 नहीं होगा? बोले सर कैसे? आपको मालूम है कि 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25 क्या है सर? हमारा ट्रिपलेट है। इसी का तो डबल है, 14 48 और 50। सीधा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है मेरे भैया जी। अब देखिए तिरछी ऊंचाई मालूम चल गया 150। कितना एरिया हमको प्लास्टर करना है? तो भैया इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल, तो पाई आर एल मतलब 22/7, आर मेरा 14 है और एल मेरा 50 है। इतना एरिया हमको प्लास्टर करना है और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 150 गुना 150, इतना खर्चा लगेगा। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले ध्यान दो कि भैया 7 दूना 14, इसको निपटा दो।
तो भाई 2 जीरो तो हमको दिख रहा है, 2 जीरो दिख रहा है, ठीक है, और 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है तो 1 जीरो और दिखेगा, और यहाँ से 2 यहाँ से 5 1 जीरो और दिखेगा, मतलब 4 जीरो कैलकुलेशन में रहेगा, 4 जीरो आंसर में रहेगा। देखो 4 जीरो यहाँ पे, 5 जीरो है ये नहीं होगा, 3 जीरो है ये नहीं होगा, या तो ये तरीका समझिएगा। आपको बताया कि 2 और 5 का मिलन जब जब होता है तब तब जीरो का जन्म होता है, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, अब 4 जीरो के बाद का हम एक डिजिट जैसे फाइंड कर लेंगे ना आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 है यहाँ पे 3 है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से 1 2 ले लिए तो 11 दूना 22, यहाँ से 5 ले लिए तो भैया 3 बचा, मतलब 11 तिहाई 33, 1 3 आएगा, मतलब डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको गुना करके देख लीजिए, 22 गुना 2 गुना 22 गुना 2 गुना 50 गुना 150, इतना आपका 3,30,000 आएगा आंसर, इतना रुपया लगेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। देखिए तरीका अपनाइए, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएं, मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं है कि हमको पेपर दिखाना है, ठीक है। कहता है कि 3.5x बराबर 0.07y हो तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा। कितना आसान सवाल है, लेकिन एग्जामिनर घुसा देता है पॉइंट देके। का है वो जानता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उलझेगा, कोई ना कोई लड़ेगा इससे। आसान है, आसानी से लड़ो। पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो देखो इसको कैसे करना है। इसको हम क्या लिखेंगे, 35/10x बराबर, इसको हम लिखेंगे 7/100 और y। तक तो भैया 1 जीरो उड़ नहीं जाएगा। बोले सर बिल्कुल, हमको चाहिए x/y, हम 7×5 काट नहीं देंगे, नहीं, समझ लीजिए ये हो गया 7/10 और ये इधर आ जाएगा भागा में, 7×5, 5 दूना 10, 1/10, यही ना आएगा भाई, यही आएगा। बोलो हाँ यही आएगा, 10×50, सॉरी 50, ठीक है। अब y का वैल्यू 50 है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 50 है, x का वैल्यू 1 है, x और y का वैल्यू निकाल दिए। इसका आंसर ज़रा आप कैलकुलेट करके कमेंट में लिखिए, तो कमेंट में लिखिए, तो आप लोग बहुत शैतानी करते हैं, कमेंट में इसका आंसर लिखिए। y का वैल्यू 50 है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 50 है, x का वैल्यू 1 है, तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स बराबर क्या होगा, कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 और 15। पहले 14 देखिए, कहता है कि साइन 60 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री, ये कैसे लिख दिए। साइन 60 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए बड़ा सिंपल है देखने में। साइन 30 डिग्री प्लस टेन, साइन 60 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का वैल्यू लिख के जोड़ तो देना है, लेकिन तेरा ऑप्शन देखिए कितना हड्डा कट्ठा है, मतलब कैलकुलेशन बड़ा होगा इसका। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं, फंस सकते हैं, इसीलिए ये सवाल यहाँ है। हर चीज़ का कोई ना कोई रीजन है, ठीक है। अब क्या आपको मालूम है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, √3/2। वाह, हम बोलेंगे वाह, √3/2 प्लस टेन 30 का वैल्यू कहेंगे सर 1/√3, वाह, प्लस कोस 45 का वैल्यू 1/√2। हाँ जी, याद तो है आपको। अब जोड़ना है, जोड़ दीजिए। तो भाई मेरे जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। आपको एकदम तरीका बता देते हैं, देखिए कैसे कैलकुलेशन करना है। तो एलसीएम हम सीधा लिख देते हैं 2 × √3 × √2। हम इनको मल्टीप्लाई करके √6 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे, ठीक है, सीधा लिखे हैं। तो 2 से इसको भागा देंगे, बच जाएगा √3 × √2, √3 मतलब 3√2 बचेगा। ध्यान से, क्योंकि √3 और √2 के जाल में आप फंस जाइएगा, इसीलिए ये सवाल है, ठीक है। √3 से इसको भागा देंगे, √3 कैंसिल, 2√3 क्या आ जाएगा, 2√2। देखिए मिस्टेक होता है, √2 से इनको भागा देंगे, √2 कैंसिल हो जाएगा, 2√3, ठीक है। अब आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, तो 3√2 और 2√2 को जोड़ेंगे तो सर 5√2 आ जाएगा। बोलेंगे बाप रे गजब का कैलकुलेशन है आपका। प्लस बच जाएगा सर 2√3, वेरी गुड।
और सर √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा सर 2√6। अब सर ऑप्शन में है ही नहीं है, कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ये एक्सप्रेशन ऑप्शन में है ही नहीं। 5√2 प्लस 2√3 अपॉन 2√6 ऑप्शन में नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से खेला हुआ है। तो खेला क्या हुआ है, तो भाई वो क्या किया है कि 2√6 से 2√6 से रेशनलाइज कर दिया है, मतलब 2√6 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई और 2√6 को 2√6 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 2√6 इंटू 2√6, तो 2 दूना 4 और √6 इंटू √6 6, मतलब नीचे क्या आ जाएगा 24 आएगा। लेकिन हम 24 नहीं लिखेंगे, हम 4 गुना 6 लिख देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2√6 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना। देखो एकदम आपको हम करके बता रहे हैं, 5√2 है इंटू 2√6 है, तो ये तो 5 दूना 10 हो जाएगा और √6 गुना √2 √12, और √12 से भी कुछ बाहर आएगा। जी हाँ, √12 को 4 तिहाई 12, तो 4 से 2 बाहर आएगा, मतलब ये हो जाएगा 10 दूना 20 √3। बोले सर अभी समझ में आया, ये हो गया 20 √3। ठीक है, समझाना आपको मकसद है। कैलकुलेशन हम रात दिन इतना कैलकुलेशन करते हैं, मैथ में बिजी रहते हैं, तो भाई हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको समझाएंगे तब हम काबिल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, समझिए बात को। ये हो गया। अब देखो भाई, अब 2√6 को 2√3 से मल्टीप्लाई, तो पहले 2 दूना 4 हो गया सर, बिल्कुल, और 6 तिहाई 18 सर √18 हो गया। क्या √18 से कुछ बाहर आएगा? बोले सर बिल्कुल, 9 दूना 18, मतलब 3 बाहर आएगा, तो 4 तिहाई 12 √2 हो जाएगा, 12 √2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 20 √3 प्लस 12 √2, तो भाई 20 और 12 में कुछ कॉमन है? बोले सर हाँ है ना कॉमन, 4 कॉमन है। 20 को 4 पचे 20, 12 को 4 तिहाई 12, मतलब 20 और 12 से 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5√3 प्लस 3√2 हो जाएगा। भाई नहीं समझे? देखो ये भाई नीचे 4 है ना, हम 4 से हर एक टर्म में भाग लगा दे। आप ऐसे समझो, 4 से हर एक टर्म में भाग लगा दिए, 4 से 20 √3 में भाग दिए, 4 से 12 √2 में भाग दिए, और 4 से नीचे भी भाग दिए, तो 4 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, यहाँ से 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यहाँ से 4 पचे 20, क्या बचा? 5√3 प्लस 3√2, 5√3 प्लस 3√2 बट्टा में 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या ये आसान सवाल था? छोटा सा 3 शब्द का सवाल है, साइन 60 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री, लेकिन कैलकुलेशन देखिए, समझे ना बात। 15 नंबर सवाल देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेशन दे दिया है। ठीक है, शीर्ष 0 2 है, 2 3 है और 3 1 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। जब ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का आपको कोऑर्डिनेट दे देता है, निर्देशांक दे देता है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो सीधा हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, हाफ इंटू मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के ना क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका है, बताएंगे, लेकिन बेसिक भी जानना जरूरी है। तो ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है जब कोऑर्डिनेट आपके पास दिया रहे। जैसे कि हम आपको समझाने के लिए समझा देते हैं कि ये मेरा ट्रायंगल है और इसको हम माने x1 y1, इसको लिखें x2 y2, ठीक है, और इसको लिखें x3 और y3। ठीक है, ये तीनों मेरा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और तीनों कोऑर्डिनेट मेरा दिया हुआ है। x1 y1 को लिखें 0 2, ठीक है, x2 y2 को लिख दिए 2 3, ठीक है, और x3 y3 को लिख दिए 3 और 1। ये तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसका एरिया पूछा है। फॉर्मूला है, सीधा सीधा रख देना है। अभी आप समझिए बात को। ठीक है, तो इसका एरिया बराबर होता है हाफ इंटू मोड x1, तो भाई x1 कितना है? 0 है, इंटू y2 माइनस y3। देखो y2 मेरा 3 है और y3 मेरा 1 है, तो 3 में 1 गया तो कितना? 2 बचा,
प्लस और 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 देगा, तो इसका कहानी खत्म हो गया। फिर है x2 इंटू y3 माइनस y1। तो देखो y3 मेरा 1 है और y1 मेरा 2 है, ठीक है। अरे भैया हम तो यहाँ x2 का है लिख दिए, x2 हमारा जो है 2 है, ठीक है, x2 हमारा 2 है। अब देखो y3 माइनस y1, तो y3 यहाँ देखो 1 है माइनस y1 2 है, तो 2 में 1 गया, मतलब 1 में 2 गया तो माइनस का 1, ठीक है, प्लस x3 हमारा क्या है भाई, x3 किधर है, 3 है, ठीक है, और y1 माइनस y2, तो y1 मेरा 2 है और y2 मेरा y1 माइनस y2 2 माइनस 3, तो माइनस का 1, ठीक है, और मोड लगा दिए। अब देखो हाफ 0, ठीक है, प्लस माइनस का 2 लिखेंगे सीधा और माइनस का 3, ये आ गया हाफ इंटू माइनस का मोड 5 और माइनस मोड 5 मतलब हाफ इंटू 5 और 5 को 2 से भागा देंगे 2.5 वर्ग इकाई क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। तो ये ट्रेंगल का फॉर्मूला है, वर्टेक्स जब आपका तीनों दिया रहेगा तब, ठीक है। आ सकता है सवाल अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन बाय द वे अगर आ जाए तो आप इसका कंसेप्ट को भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, फॉर्मूला से ही सारा काम आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ना पॉलीगन से सवाल डाले हैं, बहुभुज से। अगर बहुभुज से सवाल पूछ दिया तो भैया दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो बहुभुज में क्या क्या पूछता है सुन लीजिए, या तो बहुभुज का एंगल पूछ लेगा, एक्सटर्नल या इंटरनल, या बहुभुज में कितना साइड्स है वो पूछ लेगा, या बहुभुज में कितना डायगोनल बनेगा ये पूछ लेगा, ठीक है। तो भैया चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, लेकिन उसमें 2 ही डायगोनल बनता है, जैसे कि 6 भुज, 7 भुज, 8 भुज, 9 भुज, 10 भुज, बहुत तरीका, कितना भी नंबर आपको दे सकता है। तो 2 सवाल हम यहाँ से डाले हैं, और देखो समय का बचत हो और आपको याद हो इसके लिए हम फॉर्मूला भी लिख दिए हैं। तो 16 नंबर सवाल कहता है कि एक समबहुभुज के कोणों का योग 2160 डिग्री है। तो एक रेगुलर पॉलीगन है, समबहुभुज है, हर एक साइड से बराबर है, उनका सारा एंगल का सम 2160 डिग्री है। ये अंदर का कोण है, ये अंदर बहुभुज के अंदर अगर ऐसा एक बहुभुज बनेगा ना, तो इसके अंदर के एंगल का सम दे दिया है 2160 डिग्री। तो बोला है कि कितना भुजा है। तो जब बहुभुज में आपसे पूछे कितना भुजा है, तो भैया कोण का योग जरूरी है। तो आपको याद रखना है बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर, अंतः कोणों का योग क्या दिया है, 2160 दिया है, बराबर क्या होता है सर, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम 180 तब बना सकते हैं जब यहाँ से 2 कॉमन और ले लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठते हैं ना, तो लिख लीजिएगा बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 2n-4 इंटू 90 डिग्री, या n-2 इंटू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे तो वो 90-180 बन जाएगा। दोनों ही टाइप का फॉर्मूला आपको बुक में दिखेगा, ठीक है, जो मर्जी आप याद करिए। अब ये बहुत ही सिंपल है भाई, तो इसको 0 से 0 काट दो और 9 से काट दो इसको, तो 9 दूना 18, 9 चौके 36, 24 और -4 इधर आके जुड़ जाएगा, 24 और 4 28, 2n बराबर 28, तो n बराबर कितना, 14। मतलब इस बहुभुज में ना 14 साइड है, 14 भुजा है, कितना, 14 भुजा है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछता है और एग्जाम में, ठीक है। जिसमें एडवांस मैथ पूछता है तो ये सब सवाल भी पूछता है, तो उसको याद कर लीजिएगा आप, एकदम आसान है, 1 लाइन का सवाल है। दूसरा सवाल पूछता है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों सवाल, कहता है कि 27 भुजाओं वाले बहुभुज, एक 27 भुजा वाला पॉलीगन है, कहता है उसमें कितना विकर्ण होगा। अगर आपसे पूछेगा कि त्रिभुज में कितना विकर्ण है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है, ठीक है। चतुर्भुज में तो भैया 2 विकर्ण है, कोना कोना मिला देंगे, ठीक है। तो 27 भुजा वाला एक फिगर है, उसमें कितना विकर्ण होगा। तो भाई ऐसा फिगर बना के विकर्ण को अगर गिनने लगोगे तो नहीं गिन पाओगे।
फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर n इंटू n माइनस 3/2। फॉर्मूला याद रखिएगा। n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो भैया कितना है 27 गुना 27 में 3 गया 24 और भागा लगा देंगे 2 से, ठीक है, और 2 से काट देंगे 12 बार में, ठीक है। तो 12 सत्ते 84 का 4 और 12 दूना 24 और 8 32। 324 डायगोनल है। क्या 324 डायगोनल एग्जामिनेशन हॉल में गिनना संभव है? नहीं संभव है। इसीलिए ये एकदम देखो, इसको आप MI लेवल पे रखो, अगर आ गया तो छूटना नहीं चाहिए सवाल। पॉलीगन से और सवाल शामिल करेंगे नेक्स्ट वाला सेट में, क्योंकि ये चीज़ हमसे मिस हो रहा था, ठीक है। इसीलिए आज 2 सवाल डाले हैं। इसको बोलते हैं कैंची वाला फिगर। इधर से देखो, कैंची को जब ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे, तो ये इस टाइप का दिखता है, 2 इसका पार्ट और ऐसे दिखता है, ठीक है। कहता है कि दी गई आकृति में x माइनस वाई बराबर क्या है, ठीक है। देखो एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये चतुर्भुज है, 4 भुजा है, 1 2 3 4 चतुर्भुज है, A B C और ये D। एंगल y डिग्री यहाँ है, एंगल x डिग्री यहाँ है, ये आपका 55 है, ये आपका 30 है। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा? देखिए कैंची फिगर में ना बहुत डिटेल में जाएंगे तो समय लगेगा, ये प्रैक्टिस सेशन है। जो ये x डिग्री का वैल्यू होगा ना, वो x डिग्री का वैल्यू होगा ना, वो तीनों एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब y डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या होगा, तीनों एंगल के सम के बराबर होगा। ये क्या है, ये बाहर का एंगल है, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल का जो वैल्यू होगा ना, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है x माइनस वाई, तो भैया x डिग्री बराबर y प्लस 55 प्लस 30। तो भैया x डिग्री y को इधर ले आते हैं, माइनस बराबर 55 और 30 85 डिग्री। सीधा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा कितना है, 85 डिग्री है। ये हमारा x x माइनस वाई का वैल्यू 85 डिग्री है, ठीक है। ये आप अभी सीधा समझ लीजिए। अगला सेट में यहाँ से एक सवाल डालेंगे जो इसी पे बेस्ड होगा और बेसिक होगा, वहाँ पे आपको समझा देंगे, ठीक है। आखिरी के 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, एकदम आसान सवाल है, ठीक है भाई। आसान सवाल भी तो होना चाहिए, और लोग भी तो परीक्षा देगा ना, वो लोग को बनाने दोगे कि नहीं बनाने दोगे। कहता है कि 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितना है? स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी। देखिए ध्यान से समझो, इसमें लॉजिक है, कैलकुलेशन नहीं करना है, इसीलिए ये सवाल दिया हमने। 60 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब है कि 60 मिनट में 1 किलोमीटर चल जाती है। 60 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेन जो है दौड़ जाती है। और कहता है कि एक पोल को पार करने में 1.5 मिनट का समय लेती है। अगर हम जो बात बोल रहे हैं ना, आप उसको सोचिएगा। एक पोल को पार करती है 1.5 मिनट में, मतलब 1.5 मिनट में ट्रेन अपना लंबाई का पार करती है। अगर 1.5 मिनट में ट्रेन अपना लंबाई को पार करती है, इसका मतलब ट्रेन का लेंथ 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है। बोलो हाँ कि ना, 1.5 किलोमीटर है, तभी तो 1.5 मिनट लगाती है मेरे भैया। 1.5 किलोमीटर है ट्रेन का लेंथ। अब यहाँ ट्रेन का लेंथ बोला है मीटर में, तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई मतलब 1.5 इंटू 1000 मतलब 1500 मीटर ट्रेन का लंबाई है। एकदम सीधा बात है कि नहीं, बोलो। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। 20 नंबर कहता है कि 2 का पावर 19 गुना 3 का पावर 20 गुना 5 का पावर 7 और 2 गुना 3 का पावर 21 गुना 5 का पावर 17 और 2 का पावर 11 गुना 3 का पावर 19 गुना 5 का पावर 21 का एलसीएम क्या है? एलसीएम निकालना है। 2 है 3 है 5 है, 2 है 3 है 5 है, 2 है 3 है 5 है। तो भैया इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो सबसे पहले तो 2 गुना 3 गुना 5 तो लेंगे ही, अब इनका मैक्सिमम पावर लेंगे। तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ 19 है,
यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, तो भैया 2 का पावर 19। 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, यहाँ 19 है, भैया 21 मैक्सिमम है। 5 का मैक्सिमम यहाँ 7 है, यहाँ 17 है, यहाँ 21 है, भैया 21। यही इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आप हर एक सवाल को जरूर बनाइएगा और हर एक सवाल का आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। ये 20 सवाल आसान नहीं था मेरे बंधु, ठीक है। और एक एक सेट को, एक एक मॉडल सेट को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए